हेलो मेरे फ्यूचर के टॉपर्स, कैसे हो। मैं सुभाष कुमार जो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिड एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जरा इमेजिन करो कि अगर इस धरती में केवल एक ही प्रकार के जीव होते तो क्या होता। सपोज कीजिए कि ना तो पेड़ होते, ना तो पक्षी होते, ना तो शेर होता, ना तो हाथी होता और ना ही इंसान होता, तो आखिर क्या होता। लेकिन प्रकृति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रकृति ने करोड़ों जीव बनाए। कोई आसमान में उड़ता है, तो कोई पानी में तैरता है, तो कोई बिना पैर के ही रेंगता है, तो कोई इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और कोई इतना बड़ा कि हाथी भी उसके सामने बच्चा लगता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि जीव कितने हैं। सवाल यह है कि यदि इतने सारे जीव हैं तो साइंटिस्ट फिर उसको पहचानते कैसे हैं और उसको व्यवस्थित कैसे करते हैं। और यही सारे सवालों के जवाब आज के क्लास में चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वे इतने सारे जीवों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे उनको कैटेगरी में बांटते हैं, कैसे सारे चीजों को वह पहचानते हैं। ये सारे सवालों के जवाब हम पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यदि यहां पे देखते हो तो यहां पे आपका क्या है, डाइवर्सिटी। आखिर डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मींस द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, यानी एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मरीन एंड अदर इकोसिस्टम। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन क्या सब एक समान हैं? क्या सब एक ही कैटेगरी के हैं? क्या सब एक ही तरह के दिखते हैं? नहीं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन सब में क्या है, बहुत ही ज्यादा भिन्नताएं हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा विविधताएं हैं। यानी सब अलग अलग प्रकार के हैं, सब अलग अलग तरह के दिखते हैं, सब अलग अलग तरह के क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। कोई आसमान में रहता है, तो कोई धरती में रहता है, तो कोई पानी में रहता है, तो कोई धरती के अंदर रहता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब में क्या है, बहुत सारे भिन्नताएं हैं, बहुत सारे विविधताएं हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। चाहे वह डाइवर्सिटी किसी टेरेस्ट्रियल एनिमल का बात करे, चाहे वह डाइवर्सिटी किसी एक्वेटिक एनिमल का बात करे, या तो फिर वह एक्वेटिक एनिमल में फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में रहने वाले जीवों का बात करे, या तो फिर किसी भी अलग इकोसिस्टम का बात करे, कहीं पर भी हो, वहां पे पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उसमें बहुत तरह के भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, अब यदि आप आगे देखते हो तो यहां पे क्या है कि टाइप्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के जो टाइप्स हैं, पहला क्या हो गया आपका, पॉइंट डाइवर्सिटी। पॉइंट डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि दिस इज डाइवर्सिटी ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल, दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा डाइवर्सिटी, ठीक है, वैसा क्षेत्र वाला डाइवर्सिटी जहां क्षेत्र क्या हो, बहुत ही छोटा हो, यानी एक बहुत ही स्मॉलेस्ट स्केल, यानी एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में दिखने वाला, पाए जाने वाला जो डाइवर्सिटी होता है, उसी को हम पॉइंट डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं तो दूसरा है आपका अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल डाइवर्सिटी। इस अल्फा डाइवर्सिटी को हम लोकल डाइवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। And includes variety of organism occurring in a particular habitat। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि
यह जो अल्फा डायवर्सिटी है, इसमें क्या होते हैं, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं किसी भी एक खास क्षेत्र में। यानी सिंपल सा कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है और उसके बीच जो वैरायटी है, उसके बीच जो डायवर्सिटी है, उसी को हम अल्फा डायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहां पे है आपका गामा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि इट इज डायवर्सिटी ऑफ अ लार्ज यूनिट सच एज एन आइलैंड लैंडस्केप, यानी एक किसी विशेष क्षेत्र में, यानी एक विशाल क्षेत्र में, उस क्षेत्र का कोई एक यूनिट में जो डायवर्सिटी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गामा डायवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि एक आइलैंड का बात करें, एक लैंडस्केप का बात करें। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्सिलॉन डायवर्सिटी। एप्सिलॉन डायवर्सिटी क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनल डायवर्सिटी। ठीक है, इसको हम रीजनल डायवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं एंड इंक्लूड्स टोटल डायवर्सिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ एरियाज ऑफ गामा डायवर्सिटी। यह जो गामा डायवर्सिटी होता है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र को जोड़ के क्या किया जाता है, एक विशाल डायवर्सिटी तैयार किया जाता है, उसी को हम एप्सिलॉन डायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज कीजिए कि एक प्लांट का एक पत्ता का यदि बात करते हैं, तो एक पत्ता क्या है, एक पत्ता में यदि जो भी इंसेक्ट या तो जो भी चीजें पाए जाएंगे तो वह क्षेत्र क्या है, छोटा क्षेत्र है, यानी वही क्या हो गया, पॉइंट डायवर्सिटी। अब क्या हो गया, अब यदि हम पूरे प्लांट का बात करें कि एक पूरे प्लांट में कितने प्रकार के वहां पे इंसेक्ट पड़े हैं, ठीक है, और अन्य तरह के जो भी बैक्टीरिया हैं वहां पे है, यानी एक पूरे प्लांट में जो डायवर्सिटी हमको देखने के लिए मिल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा डायवर्सिटी। अब मान के चलिए कि अब एक प्लांट नहीं, अब एक से ज्यादा प्लांट आपस में आ गए, तो प्लांट के बीच भी क्या हो गया, डायवर्सिटी हो गया। ठीक है, यानी एक प्लांट में अलग डायवर्सिटी था और सारे प्लांट अलग अलग तरह के प्लांट आ गए, तो क्या हो गया, अलग तरह का डायवर्सिटी बन गया, थोड़ा बड़ा डायवर्सिटी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गामा डायवर्सिटी। अब क्या हो गया कि बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे जीव भी उसमें शामिल यदि हो गए तो एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में एक डायवर्सिटी बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन डायवर्सिटी। यानी उसमें केवल एक क्षेत्र पर डिपेंड नहीं हुआ, बहुत सारे क्षेत्र उसमें आके शामिल हो गए हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन डायवर्सिटी। ओके, अब यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या है कि यूनिकनेस ऑफ इंडियन बायोडायवर्सिटी। इंडियन बायोडायवर्सिटी क्या है, वह एक अनोखा बायोडायवर्सिटी है। कैसे, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि पूरे दुनिया में 12 यानी 12 ऐसे देश हैं जिनका बायोडायवर्सिटी क्या है, बहुत ही बड़ा है, और उनमें से इंडिया भी एक शामिल है। जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में बात करोगे तो वहां पे हिमालय पर्वत है, वहां का जो डायवर्सिटी है, वहां पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जो वहां के जीव हैं, वे क्या हैं, अलग हैं। उसी तरह यदि इंडिया के, यदि हम दक्षिणी क्षेत्र का बात करें तो वहां पे क्या है, समुद्री तट है, तो समुद्री तट में अब क्या होगा कि वहां का जो डायवर्सिटी होगा वह अलग होगा, वहां पे जो जीव पाए जाएंगे वह क्या होंगे, अलग होंगे। उसी तरह यदि पूर्वी क्षेत्र में बात किया जाए, पश्चिमी क्षेत्र में बात किया जाए, तो पूर्वी क्षेत्र में बात किया जाए तो वहां का डायवर्सिटी क्या होगा, अलग होगा। पश्चिमी क्षेत्र का बात किया जाए तो वहां पे आपको डिजर्ट देखने के लिए मिलेंगे, रेगिस्तान देखने के लिए मिलेंगे, तो वहां का डायवर्सिटी क्या होगा, अलग होगा, वहां की जो जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में यदि देखा जाए तो बहुत तरह के जीव जंतु, बहुत तरह के पेड़ पौधे, यानी बहुत तरह के यहाँ पे डायवर्सिटी देखने के लिए मिलते हैं। इसी कारण इंडिया का जो बायोडायवर्सिटी है वह 12 देश में एक देश इंडिया भी शामिल है। आगे यदि बात करेंगे तो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफी रीजन। ठीक है, यानी इंडिया में जो है यहां का ज्योग्राफिकल जो रीजन है उसको जनरली 10 में बांटा गया है। 10 में बांटा गया है कहने का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में जो भी ज्योग्राफिकल रीजन पाया जा रहा है, जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है, उसको 10 कैटेगरी में बांटा गया है।
यानी यहां पे टोटल 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है। ओके, उसके बाद क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आर 1,08,276। यानी इंडिया में यदि बात किया जाए तो इंडिया में जो टोटल जीव जंतु जो पाए जा रहे हैं, यानी टोटल जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, यानी यहाँ का जो डाइवर्सिटी है उसमें नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वह टोटल कितने हैं आपके 1,08,276। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज क्लासिफिकेशन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ओके, और उन ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे, यानी उसमें समानता और उनमें अंतर के बेसिस पे क्या करना, ऑर्गेनिज्म को बांटना, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया भाई, लेकिन बात अब यहां है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, आखिर यह क्लासिफिकेशन का क्या महत्व है, एक क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है। तो सपोज कीजिए कि मान के चलिए आप एक लाइब्रेरी में काम करते हो, कोई स्टूडेंट आया, बोला भैया थोड़ा बायोलॉजी का बुक दीजिए ना। अब उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक है, हजारों बुक हैं। आपने गया बायोलॉजी का बुक निकालने के लिए, देख रहे हो कि बहुत सारे बुक हैं, बायोलॉजी का बुक खोजते खोजते 2 घंटा बीत गया। बोला भैया ये क्या कर रहे हो, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। और यही चीज आप इस तरह से किए हुए रहते कि सारे बुक, जितने भी बुक हैं उसको क्लासिफाई कर देते, यानी अलग अलग काउंटर में उसको रखते। जैसे कि साइंस का काउंटर यदि अलग रहता, मैथ्स का काउंटर यदि अलग रहता और एसएसटी का काउंटर यदि अलग रहता, साइंस के काउंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप रखते, मैथ्स के काउंटर में मैथ्स बुक को और एसएसटी के काउंटर में पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स को यदि रख देते तो आपको बुक खोजने में ज्यादा परेशानी नहीं होती और आप आसानी से उसको खोज भी लेते। बोला बात तो सही बोल रहे हो सर। ठीक है, तो यही बात होती है ऑर्गेनिज्म में भी। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया जाता है? इसी कारण किया जाता है ताकि पता चले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ रहना पसंद करते हैं, उनका रहने का क्षेत्र कहाँ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म अंडा देता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है बच्चे देते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब यदि यहां पे आगे देखोगे तो आगे क्या है आपका क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि आखिर ऑर्गेनिज्म के जो बीच हैं वे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई की। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ये आए और सारे ऑर्गेनिज्म को देखे। अरे भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म, ये तो देख के इनका भेजा फट गया। बोला अब इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे? बोलो छोड़ 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 छोड़ो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको क्या करो, 2 कैटेगरी में बांट दो। ठीक है, एक वो प्लांट के कैटेगरी में बांटो और एक एनिमल के कैटेगरी में बांटो। प्लांट वाले जितने भी चीज है सबको प्लांट में डालो और एनिमल वाले जितने भी चीज है, जितने भी जीव हैं सबको एनिमल कैटेगरी में डाल दो। बात खत्म करो, अब हमसे ना हो पाई। ठीक है, तब यहां पे और एक साइंटिस्ट इधर से देख रहे थे, आए दौड़ते दौड़ते। थियोफ्रास्टस बोलते हैं क्या एरिस्टोटल भाई
कम से कम तो तुम प्लांट को सही ढंग से बांट देते। अरे प्लांट के हाइट को तो देखो, कोई प्लांट कितना बड़ा है, कोई प्लांट झाड़ जैसा है, कोई प्लांट एकदम छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। अरे इसके हाइट को देख के तो कम से कम प्लांट को सही ढंग से बांट दो। तो इन्होंने बोले कि जो बड़े बड़े जो प्लांट है ना उसको ट्री के कैटेगरी में रख दो, जो झाड़ जैसे जो दिख रहे हैं ना उसको श्रब के कैटेगरी में रख दो, और जो छोटे से नन्हे से प्यारे वाले प्लांट है ना उसको हर्ब की कैटेगरी में रख दो। अब बढ़िया, तब इधर से आया कॉर्लिनियस एकदम चश्मा पहन के डंडा लेके इस सब को बोलता है देखो देखो देखो, इस सब से काम नहीं चलेगा। अब जो भी जीव का क्लासिफाई होगा ना वे जीव का नाम भी होगा और उनका एड्रेस भी होगा। बोला नाम और एड्रेस? बोला हाँ। बोला कैसे भाई? बोले जीव में साइंटिफिक नेम भी होंगे, क्लासिफिकेशन भी होंगे, जीनस होगा, स्पीसीज भी होगा। अब थोड़ा जो दिख रहा है व्यवस्थित, अब थोड़ा अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब क्या हो गया था कि माइक्रोस्कोप का भी खोज हो चुका था। अब माइक्रोस्कोप में अब क्या हो गया था कि माइक्रोस्कोप का भी खोज हो गया था, और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, वे माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे थे, और देखकर वे दौड़ते दौड़ते आए, बोले कार्ल भाई रुको, अरे कम से कम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी तो कैटेगराइज कर दो, इनको भी तो अलग क्लास में रख दो। तो इन्होंने क्या बोले कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनको प्रोटिस्टा की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर भी दिक्कत हो गया। दिक्कत यह हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया भी शामिल है। अब बैक्टीरिया जो है वो बाकी प्रोटिस्टा से मिलता भी नहीं है, तो फिर बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा के अंदर फिर कैसे रखेंगे? तब आए एकदम हीरो की चाल में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट व्हिटेकर आए, बोले देखो तो लोग जो काम किया है ना बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब मैं अपने कैटेगरी से क्या करूंगा, इन लोगों को क्लासिफाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कितने सेल हैं, ठीक है, और उनमें जो सेल हैं वे कैसे हैं, और वे जो अपना फूड है वे प्रिपेयर कैसे करते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने टोटल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया, और यही किंगडम आज तक चलता ही आया है। आप जो बुक में भी पढ़ रहे हो यही 5 किंगडम के बारे में ही पढ़ रहे हो, और वह 5 किंगडम कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।